हेलो 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 जी, नमस्कार। की हाल चाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में। और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और बेटा, इस टॉपिक से क्वेश्चन ना एग्जाम में डेफिनेटली आता ही आता है, ठीक है। तो अपना नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि आज अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को करने वाले हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मैम एक्चुअली में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। जब हम सॉल्यूशन चैप्टर कर रहे थे, मतलब जब हम इसके लेक्चर्स ले रहे थे, तब भी मैंने आपको बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया था। इमेजिन करो, एक शॉप है, एक एक मतलब कोई किसी की भी शॉप मान लो यार, मैंगो शॉप है या फिर टॉय शॉप है, किसी की भी शॉप मान लो, ठीक है, शॉप मान लो। अभी वो जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है बेटा, वो क्या चाहता है कि यार उसकी दुकान पे सिर्फ कस्टमर्स आए। उसको इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि यार जो कस्टमर आ रहा है वो रूड है, वो लंबा है, वो छोटा है, वो अच्छा खुश है, रो रहा है, कैसा है, उसको इस बात से मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो सिर्फ ये दिख रहा है कि उसकी दुकान पे कस्टमर्स आने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स पे उसका फोकस है। समझ गए? उसको ये मतलब नहीं कि उनका नेचर कैसा है, कि भाई एक कस्टमर आ रहा है वो बहुत खड़ूस है, एक आ रहा है वो बहुत हंसमुख है, एक आ रहा है वो बहुत रोतला सा है। उसको इससे मतलब ही नहीं है। वो दुकानदार को इस बात से बिल्कुल मतलब ही नहीं है कि यार वो कस्टमर कैसा है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम इससे कैसे रिलेट कर सकते हैं मैम? बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी यही होता है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, ना कि उनके नेचर पे। जैसे कि जो दुकानदार है उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था कि यार कैसे उसके कस्टमर्स हैं, क्या नेचर है उनके कस्टमर्स का। उसको बस इस बात से फर्क पड़ता है कि यार नंबर ऑफ कस्टमर्स ज्यादा आने चाहिए, मतलब कितने आने चाहिए, आज कम आए हैं कल ज्यादा आए हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ कस्टमर्स। समझ गए? तो यार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली में होता क्या है? द प्रॉपर्टी दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नॉट नॉट ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल। समझ में आया? एक ऐसी प्रॉपर्टी है बेटा जो कि डिपेंड कर रही है किस पे? नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही कि यार कैसा नेचर है उसका, काला है, गोरा है, हंसमुख है, मतलब रूड है, कैसा नेचर है। नहीं डिपेंड कर रही। किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कि कितने कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड करे हैं, उससे जाके क्या फर्क आया है उस पे डिपेंड कर रही है। क्लियर है? ठीक है। अब मैम कितने टाइप की होती है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो सबसे पहले है बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके बाद होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है आपको ये चीजें? बताओ। ठीक है, तो ये था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सबसे पहले बेटा ये समझ जाओ कि वेपर प्रेशर होता क्या है। तो मानो यार एक बीकर लिया, उसमें पानी डाल दिया और उसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। एक बीकर लिया, ये बीकर इमेजिन कर लो मेरे हाथ में, और उसमें पानी डाला, उसको गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा? पानी जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने वाला है, जो पानी है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब हमने क्या किया, एक ढक्कन लगा दिया ऊपर से। देखो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, ये बीकर है बेटा, ये पानी है, ठीक है। अब मैंने इसको हीट किया, इसको बहुत भयंकर वाली टेम्परेचर दे दिया, हीट कर दिया इसको। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, ऊपर जा रहा है, ठीक है मैम, ओके जा रहा है। अब क्या किया, उसको ढक दिया, मतलब एक ढक्कन लगा दिया, एक ढक्कन लगा दिया। क्या होगा, ये जो गैस के पार्टिकल्स ऊपर जा रहे थे, जो मतलब जो लिक्विड के पार्टिकल्स वेपर्स बन के ऊपर जा रहे थे, अब उनको रास्ता नहीं दिख रहा है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा। तो उनके पास क्या ऑप्शन है? वापस नीचे आएंगे, वापस से नीचे आने वाले हैं। अब जब वो नीचे आएंगे तो उन्हें कौन मिलेगा? लिक्विड के सरफेस के ऊपर यहाँ पे देखो पार्टिकल्स मिलने वाले हैं। समझ गए? लिक्विड का जो ये सरफेस है, यहाँ पे पार्टिकल्स टकराने वाले हैं, और ये जो वेपर है कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। मान लेते हैं ये लिक्विड का सरफेस है, ठीक है। अब वेपर्स ऊपर गए, उन्होंने देखा भाई जगह ही नहीं है, वापस आ गए नीचे, तो टकरा रहे, कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। समझ गए? क्या बोलते हैं उसको? वेपर प्रेशर। अब ये बोल रहा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका मतलब क्या हुआ मैम? तो यहाँ पे ध्यान से सुनो कि यार लोअरिंग का मतलब क्या होता है? कम होना। वेपर प्रेशर कम हो रहा है। वेपर प्रेशर कम क्यों हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहे हैं।
ध्यान से सुनना, ये वाला जो बीकर है इसमें सिर्फ पानी था, इसमें सिर्फ पानी था। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें हमने शक्कर डाल दी, ठीक है। शक्कर क्या है, सॉल्यूट है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। मतलब क्या कि यार वो भाप बन के उड़ेगा नहीं, शक्कर जो है वो नॉन वोलेटाइल है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो भाप बन के उड़ेगा नहीं। तो यार जैसे हमने शक्कर डाली, अब वापस सेम चीज हो ही रही थी कि यार पानी तो है ही, भाप बन के उड़ रहा था, वापस आएगा। लेकिन इस बार क्या हो रहा था, कम वेपर्स बन रहे थे। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे तो शक्कर के भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना। जैसे ही वो वेपर्स ऊपर गए और नीचे आ रहे थे तो क्या हुआ, देखो जो शक्कर के पार्टिकल्स थे वो भी यहाँ पे थे। ये येलो वाले दिख रहे हैं, येलो वाले, ये क्या है, शक्कर के पार्टिकल्स है। तो ये हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं ना। तो यार वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ गए, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब कि जहां पे 100% लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा था, वहां पे क्या हो रहा है, इन जो शक्कर के पार्टिकल्स है ये जाने नहीं दे रहे, ये लिक्विड के वेपर्स को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है। समझ गए। तो ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब पी नॉट, जब भी आपका नॉट लिखा है ना कहीं पे भी, नॉट, उसका मतलब क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है बेटा। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है। अगर मैं सिर्फ P1 लिखूं, P1 मतलब कि क्या, कंपोनेंट, मतलब कि सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये हो गया P1। और जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी था, जब इसमें सिर्फ पानी था, तो यहां देखो P नॉट, प्योर है ना, प्योर है तो नॉट लगा दिया। यहाँ पे क्या था, शक्कर डाली है इसलिए P1 लिखा है, P1 लिख दिया। समझ गए, ओके। आगे देखो, तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अब रॉल्स लॉ क्या होता है मैम, रॉल्स लॉ क्या होता है, तो यार इसका भी ना एक बहुत शानदार वीडियो बनाया है ऑलरेडी मैंने। तुमने अगर नहीं देखा तो फटाफट से जाओ चैनल पे और देख लो, ठीक है। जो भी नए लोग हैं वो जाके देख सकते हैं रॉल्स लॉ का वीडियो। तो यहाँ देखो प्रेशर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ओके, अब जैसे हमने यहाँ पे क्या हटाया, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाया, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, P1 नॉट। अब यहाँ पे क्या हो गया, डेल P, मतलब चेंज इन P क्या हो जाएगा, चेंज क्या होने वाला है, चेंज बताओ, P1 नॉट मतलब जो प्योर था माइनस जो अनप्योर है, प्योर जो था और जो इम्प्योर हो गया, तो P1 नॉट माइनस P1, P1 नॉट माइनस P1। तो चेंज इन वेपर प्रेशर, देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यार मैंने ये जो P1 की जो है वैल्यू मैंने यहाँ से ये लिख दिया है, P1 से मैंने क्या लिख दिया, P1 नॉट और Chi1, देखो सही है, ठीक है मैम। यहाँ पे देखो हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया, आखिर में क्या आया, डेल P इक्वल्स टू P1 नॉट Chi2। ये कैसे आया मैम, यार Chi1 प्लस Chi2, अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो Chi1 प्लस Chi2 क्या होता है बेटा, 1 होता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। Chi1 प्लस Chi2 क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से हमने Chi2 लिख दिया, क्या होता है 1 माइनस Chi1। तो यार ये देखो डेल P इक्वल्स टू P1 नॉट और Chi2, ये अभी क्या आया है, ये आया है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है, ये वो आया है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना है। हमें क्या निकालना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है। तो कैसे आएगा, देखो डेल P मतलब चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर अपॉन प्योर कंपोनेंट का जो भी प्रेशर था, वो चेंज इन प्रेशर अपॉन प्योर कंपोनेंट का जो भी प्रेशर था। तो चेंज क्या था बेटा, देखो चेंज क्या था, P1 नॉट Chi2, यहाँ पे देखा P1 नॉट Chi2 अपॉन ये एज इट इज लिख दिया, इसको इससे काट दिया, कितना आ गया Chi2। मतलब कि लोअरिंग ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, Chi2। समझ गए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, Chi2 है। तो हम यहां से डायरेक्टली फॉर्मूला रख के उसको निकाल सकते हैं, ठीक। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है। हमने जब, हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था, हमने जब उसमें सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड करे, अब देखो जितना ज्यादा आप सॉल्यूट ऐड करोगे उतना कम वेपर प्रेशर होता जाएगा, सही है ना। हमने सिर्फ 2-3 दाने ऐड कर दिए शुगर के, तो क्या होगा, ठीक है उतना वेपर प्रेशर नहीं होगा कम। लेकिन हमने बहुत 1-2 चम्मच ऐड कर दिया तो क्या होने वाला है, बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ गए हैं। और जैसे ही नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़े तो क्या होगा, प्रॉपर्टीज चेंज होगी। कौन सी प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझ गए, क्लियर है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन का मतलब क्या होता है मैम, एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। समझ गए, क्या होता है, बढ़ना, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। कैसे मैम,
कैसे, यहाँ देखो, ये क्या है, अपना प्योर लिक्विड है। ये क्या है बेटा, एकदम प्योर लिक्विड है, इसको हीट कर रहे हैं, बॉईल हो जाएगा आराम से। हम जब पानी को हीट करते हैं तो आराम से बॉईल हो जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे अगर चाशनी बनानी है, मुझे अगर एकदम मीठी मीठी चाशनी बनानी है, तो मैं क्या करूंगी, शक्कर डालूंगी। अब यार उसको डिसॉल्व होने में, कैरेमलाइज होने में टाइम लगेगा। तुम खुद सोचो ना कि एक मैंने कंटेनर में पानी रखा है और एक में मैंने चाशनी रखी है, मतलब कि उस पानी में मैंने शक्कर मिला दी, उसको डिसॉल्व होने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। मतलब क्या हुआ, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये तो कम पे ही बॉईल हो गया था, लेकिन अगर मुझे इसको बॉईल करना है, मुझे चाशनी वाले को बॉईल करना है, तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ बताओ, क्यों हुआ ऐसा? यार इसमें तो पानी था और इसमें क्या था, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बढ़ा दिए हमने। जैसे ही मैंने इसमें शक्कर डाला, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बढ़ गए। अब जैसे यार नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो क्या होने वाला है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो क्या हो गया, वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो गया बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? ठीक है, तो यार देखो यहाँ पे टी बी नॉट, मैंने बोला कि नॉट जब भी आता है मतलब प्योर फॉर्म है, ठीक है। तो यार बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है मैम। टीबी, ये टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, अब यहां देखो, इसको मैथमेटिकली हम कैसे करेंगे, डेल टीबी क्या है बेटा, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो कैसे लिखेंगे, जो बड़ी वैल्यू वो पहले और जो कम है वो बाद में। तो बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, बड़ी वाली वैल्यू जो चाशनी वाली वैल्यू है, टीबी, राइट। टीबी मतलब बड़ी वाली वैल्यू है, और टीबी नॉट, नॉट का मतलब क्या हुआ, प्योर सॉल्वेंट था, तो हमने उसको बाद में लिखा है। तो टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट। अब देखो कि डेल टीबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, मोलैलिटी। और ये एग्जाम में आता है कि डेल टीबी जो होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी के। तो जैसे ही आप इस ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हो बेटा, क्या हो जाता है, डेल टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम, डेल टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। ये केबी क्या है, केबी है आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर हम इसको बोलते हैं एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है बेटा बताओ, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, ठीक है, इन केजीज। अब यहाँ एक और चीज देखो, हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, सही है। तो यहाँ देखो गिवन मास को मैंने क्या लिख दिया, W2, मोलर मास को लिख दिया M2, ये सही है। गिवन मास को क्या लिखा, W2, मोलर मास को क्या लिख दिया, M2 लिख दिया। मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में चाहिए हमको, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में चाहिए, केजी में चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, W1 डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है, W1 क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो यार अब देखो यहाँ पे डेल टीबी की वैल्यू कैसी आ गई, डेल टीबी आ गया केबी इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 अपॉन 1000। तो ये है मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देख रहे हो ये ग्राफ भी, देख रहे हो ये ग्राफ, मतलब क्या कि जब भी आप सॉल्यूट को ऐड कर रहे हो, जब भी आप सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड कर रहे हो, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से लिख लेना है और ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टर्म इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं जनरली इसको भी छोड़ दो, केमिस्ट्री को छोड़ दो, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि यार कुछ तो नेगेटिव है, कि आप सैड हो रहे हो, अपसेट हो रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, मतलब कि नेगेटिव में जा रहे हैं, कम हो रहा है, राइट, कम डिक्रीज हो रहा है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। जब भी हमने सॉल्ट मतलब सॉल्यूट, मान लेते कोई सा भी सॉल्यूट होता है, ठीक है, कोई सा भी सॉल्यूट है, वो हमने सॉल्वेंट में डाला, तो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, उसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सपोज हमने स्टार्टिंग में एक प्योर सॉल्वेंट लिया, पानी, सिर्फ पानी लिया, सिर्फ पानी, ठीक है, उसका डिग्री, उसका जो अपना फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या किया, पानी में डाल दिया सॉल्ट, पानी में क्या डाला,
सॉल्ट डाल दिया, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा, समझ गए हो, और कम, माइनस में चला जाएगा, माइनस में चला जाता है। ठीक है, इसकी मैं आपको एप्लीकेशन भी बताऊंगी क्या है। पहले यहाँ देखो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में क्या था अपना प्योर सॉल्वेंट, तो TF नॉट, क्या लिखा है, TF नॉट लिखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने शक्कर डाल दी या फिर सॉल्ट डाल दिया, कुछ भी, सॉल्यूट डालना है। क्या डालना है अपन को, हमको तो सिर्फ सॉल्यूट डालना है। ठीक है, तो क्या होगा, डिप्रेशन मतलब कि कम, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। अब डेल TF मतलब चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, जो ज्यादा है उसमें से कम माइनस करेंगे, जो ज्यादा है उसमें से हम कम को माइनस करेंगे। ज्यादा क्या है, ये वाला, 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है, बताओ, 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है, बेटा 0 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो TF नॉट माइनस TF, क्लियर है, TF नॉट माइनस TF। अब जो डेल TF होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोलैलिटी। डेल TF जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोलैलिटी। तो डेल TF इज इक्वल्स टू, जब भी हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे क्या हो जाएगा, KF मतलब क्या, KF क्या मतलब होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। जैसे कि K भी था, क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट था, वैसे ही KF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, या फिर इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, और क्या नाम है इसका, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो यार यहाँ देखो सेम जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट में किया था, जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट में देखा था, वैसे ही सेम एग्जैक्टली यहाँ पे भी है, डेल TF इज इक्वल्स टू KF। वहां पे K भी था, यहाँ पे क्या है, KF है, और इनटू मोलैलिटी। और देखो ये सब कुछ फॉर्मूला सब कुछ सेम है। तो अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट का भी याद हो जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट का भी बेटा एकदम एज इट इज है। ठीक है, वो भी आपको याद हो जाएगा। क्लियर है, तो ये था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर, ये था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब बात करते हैं किसकी, ऑस्मोसिस की। अब बात करते हैं किसकी, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता क्या है मैम, क्या होता है ऑस्मोसिस का मतलब, तो जब भी सॉल्वेंट, ध्यान दो, जब भी सॉल्वेंट जा रहा है कहां से, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, जब भी सॉल्वेंट ट्रैवल कर रहा है, कौन ट्रैवल कर रहा है, सॉल्वेंट ट्रैवल कर रहा है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसेंट्रेशन रीजन, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज देखो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई जाती है। क्या होता है बेटा ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक फिल्टर का काम करती है, एक फिल्म का काम करती है, that allows only solvent particles to move through, जो कि एक ऐसी फिल्टर होता है, एक ऐसा फिल्म है, वो एक ऐसा फिल्म है जो कि सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को यहां से मूव करने देता है। ठीक है, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करता है, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करता, वो सॉल्यूट को रोक देता है, सॉल्यूट को क्या करता है, रोक देता है। ठीक है, सॉल्वेंट को जाने देता है, सॉल्वेंट को क्या कर रहा है, वो जाने दे रहा है, सॉल्यूट को रोक रहा है। तो एक ऐसी छन्नी है, एक ऐसी फिल्म, फिल्टर बोल सकते हैं, जो कि क्या कर रहा है बेटा, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को गो थ्रू कर रहा है, मूव करने दे रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारी चाय की छन्नी होती है, जैसे कि हमारी जो चाय की छन्नी होती है ये वाली, क्या होता है बेटा इसमें, हम जब चाय छानते हैं तो यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स रह जाते हैं, चाय पत्ती रह जाती है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारी गर्मा गर्म चाय आ जाती है, गर्मा गर्म चाय आ जाती है। तो इसने क्या किया, इसने सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को जाने दिया और सॉल्यूट पार्टिकल्स को बोला तुम रुक जाओ। उसने बोला कि सॉलिड पार्टिकल्स तुम रुक जाओ, तुम नहीं जा सकते, हाँ सॉल्वेंट पार्टिकल्स जा सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे दो टर्म्स है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन। यहाँ पे कोई सॉल्वेंट सॉल्यूट की बात नहीं है, सिर्फ मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। मैम इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। मैंने इस रूम में परफ्यूम लगाया, ठीक है, बढ़िया सा परफ्यूम लगा दिया। अब 2 रूम छोड़ के जो एक बच्चा बैठा है वो बोलता है मैम आपने तो बहुत बढ़िया परफ्यूम लगाया। तो मैंने सोचा कि इसको कैसे पता चल रहा है, तो उसने बोला अरे मैम डिफ्यूजन हो रहा है ना, समझे। तो यार जहां पे ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स, यहाँ पे ज्यादा पार्टिकल्स थे, वहां से हायर रीजन से मूव करके पार्टिकल्स जा रहे हैं लोअर रीजन में। ठीक है, आपने एक कमरे में परफ्यूम लगाया, वो परफ्यूम का जो पार्टिकल्स है वो उड़ के जा रहा है बाहर, तो बाहर वालों को समझ में आता है कि हाँ भाई इस बंदे ने परफ्यूम लगाया है, वो भी बढ़िया वाला बेला वीटा लगाया है भाई, या फिर डेनवर लगाया है तुमने, है ना, जो भी तुम लोग लगाते हो।
तो यार जब तुमने अपने रूम में परफ्यूम लगाया, थर्ड पर्सन को, मम्मी को, पापा को, भाई बहन, जिसको भी समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इसने लगाया है, ठीक है। परफ्यूम की चोरी नहीं कर सकते कि भाई चोरी से लगा लिया कि यार किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, सबको पता चल जाएगा कि तुमने परफ्यूम लगाया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, अब ऑस्मोटिक प्रेशर पे आते हैं। ऑस्मोसिस पढ़ लिया हमने कि ऑस्मोसिस क्या होता है, कि यार मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ये होता है ऑस्मोसिस। अब बात करते हैं किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर की। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यहाँ देखो हमारे पास यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक। अब ये मूव कर रहा है इधर, ये मूव कर रहा है, क्या भाई, अभी सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेंगे ना, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे क्या है बेटा, प्योर सॉल्वेंट है। तो यार प्योर सॉल्वेंट मतलब क्या, पूरा का पूरा पानी होना है ना, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, मतलब कि सॉल्ट होगा और वाटर होगा, ठीक है, सॉल्ट होगा और वाटर होगा, तो मतलब यार कंसेंट्रेशन कम है ना पानी की, तो ये मूव कर रहा है इधर। अब यार कितना मूव करेगा, ये मूव करते ही जाएगा, करते ही जाएगा, बहते ही जाएगा, नहीं, यहां से एक प्रेशर लगाया जाएगा, यहां से एक प्रेशर लगाएंगे, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, द प्रेशर दैट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट। यार अगर हमने प्रेशर नहीं लगाया तो ये सॉल्वेंट तो आते ही जाएगा, आते ही जाएगा, फिर क्या होने वाला है, इसीलिए एक ऐसा प्रेशर लगाते हैं दैट विल स्टॉप द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट, दैट विल व्हाट इट विल डू, इट विल स्टॉप द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं, जो आपका पाई है, पाई मतलब क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है, इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, आर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आर की, मोलैरिटी की बात हो रही है। तो बेटा पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। अब कंसेंट्रेशन को कैसे लिखा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और आर टी, वी को इधर लेके चले गए, पाई वी क्या हो जाएगा बेटा, W2 अपॉन M2 डॉट RT, W2 अपॉन M2 डॉट RT, ठीक है। यहां से हमने क्या निकाल लिया, M2 निकाल लिया, M2 इज इक्वल टू W2 RT अपॉन पाई V हो जाएगा, क्लियर है। R क्या है बेटा, गैस कांस्टेंट है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, T क्या है, टेम्परेचर है, तो ये क्या हो गया आपका, प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, क्लियर है, प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। अब बात करते हैं यार, जब भी दो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, दो सॉल्यूशंस हैं, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, दो सॉल्यूशंस है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, तो ये मैं लिखा पाई 1 प्लस नहीं सॉरी इक्वल टू पाई 2, दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, अगर मैं बात कर रही हूं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, तो क्या होता है, देखो जब मोर देन 0.9% ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होने वाला है, अगर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा भाई, सेल से पानी बाहर आ जाएगा, सेल से पानी बाहर आने लगेगा ना, ऑस्मोसिस होने वाला है क्योंकि यहाँ पे, तो यार सेल क्या होता है, सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे मोर देन 0.9% ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन रहता है, मतलब कि जो आपका सोल्यूट की कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा होती है, सोल्यूट की कंसेंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। और अगर मैं बात करूं हाइपोटोनिक की, तो सोल्यूट की कंसेंट्रेशन कम होती है, अगर कम है तो पानी उसमें जाने वाला है, पानी सेल में जाने वाला है, और अगर सेल में पानी जा रहा है तो क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा, क्योंकि पानी कहाँ ट्रैवल कर रहा है बेटा, जहां पे कम है वो उसकी कमी पूरी करने की कोशिश कर रहा है कि यार यहाँ पे पानी कम है तो मैं एक काम करता हूँ, चला जाता हूँ। तो सॉल्वेंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, तो अगर कम दिख रहा है तो मूव किया, जैसे उसने मूव किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका सेल है वो स्वेल अप हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब कि जो आपका कंसेंट्रेशन है दैट इज लेस देन 0.9%, ठीक है, इट इज लेस देन 0.9%, क्लियर है, ठीक। तो यार ये था पूरा कंप्लीट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आई होप आपको समझ में आया होगा, और एक वापस से ना बहुत क्विक सा रिकैप हो गया होगा आप लोगों को, क्योंकि हमने ना ये क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था ऑलरेडी, सारी चीजें, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, ये सारी चीजें अपन ने क्लास में बहुत अच्छे से करी थी। तो मैंने सोचा कि एक क्विक रिविजन भी होना चाहिए, और बच्चे ज्यादातर देखते हैं कि यार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सर्च करते हैं कि यार कहाँ से हम पढ़ेंगे, क्योंकि आप पूरा लेक्चर तो नहीं देख पाओगे,
क्योंकि आप एकदम अभी जब सोचा कि यार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है तो आप लेक्चर ढूंढने लगो कि यार कहाँ कौन से में पढ़ा था हमने। इसलिए मैंने अलग से बना दिया कि यार तुम लोग टेंशन ना लो बिल्कुल भी, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन सब की वीडियो तुम्हारे लिए लेके आने वाली हूँ। मुझे कमेंट डाउन भी कर देना कि तुमको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मुझे फटाफट से कमेंट डाउन कर देना कि मैम इस टॉपिक पे भी बना दो, तो मैम उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो लेके आ जाएंगी। ठीक है, तो एक बहुत बढ़िया सा AIO कोर्स अभी चल रहा है फॉर द ऑल द वेदांतु के बच्चों के लिए। तो जो लोग संकल्प बैच वाले हैं, क्लास 12 वाले, जो YT पे क्लास देखते हैं, यूट्यूब पे क्लास देखते हैं ना, तो उनके लिए ऐप में भी क्लास की जा रही है, और वो भी एकदम 0 फीस में, जहां पे ना आपको सारे यहाँ पे ये जितने भी फीचर्स मेंशन्ड है ना, सारे फीचर्स आपको वहां पे मिल जाने वाले हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं कि MHT CET की जो बुक्स है, MHT CET की तत्व बुक्स है फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, सारी बुक्स अवेलेबल है बेटा। उसको परचेस करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इतने प्राइस में आपको ये सारी बुक्स मिलने वाली हैं। अगर आपके जो जूनियर्स वगैरह हैं, नीव मतलब 11th में है, तो यार नीव बैच सजेस्ट कर दो। नीव प्लस शौर्य बैच एकदम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहा है। और साथ ही साथ मौर्य बैच की बात करूं तो यार प्राइम बैच, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्लस बैच है, जस्ट डेडिकेटेड फॉर द CET स्टूडेंट्स। इसी के साथ एक IVSCT का स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसको देखिए आप 90% तक की स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। साथ ही ये है बेटा वेदांतु के रिजल्ट्स, जो कि हमेशा की तरह बहुत ही शानदार है। और ये है वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स। कहाँ मिलेंगे आपको? पुणे में मिल जाएंगे, या फिर आपको महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, PCMC, स्वरगेट, ऑन, सिंहगढ़, या फिर महाराष्ट्र में देखो तो अमरावती, बुलढाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव में भी मिल जाएगा, जहां जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। तो यार मुझे फटाफट से कमेंट करके बता देना कि ये वीडियो कैसा लगा, और सेशन को भी सभी लोग लाइक करेंगे। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वाले सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।